हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की पोल साइंस का, जिसका नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। बट उससे पहले तो यार आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप क्लास 11 में आ चुके हो। इस बार बहुत मेहनत करनी है, बहुत तगड़े मार्क्स लाने हैं, बिल्कुल फोड़ के आना है। ठीक है। देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो बना रखी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी हिंदी मीडियम है, जिसकी पोल साइंस हिंदी के अंदर है, राजनीति विज्ञान है उसकी, तो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर सेम चैप्टर मैंने हिंदी के नोट्स के साथ समझा रखा है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम नोट्स मिलते हैं बच्चों को। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो उनको भेज देना जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारी प्रथा है, बिल्कुल 9-10 से चल रही है, जो बच्चे पुराने उनको पता होगा कि हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सबसे पहले हम ये देखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए होते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट की पावर लिखी गई होती है, जिसके अंदर लोगों के राइट्स लिखे गए होते हैं, और जिसके अंदर ये लिखा गया होता है कि एक कंट्री को कैसे रन करना है। सिंपल है ना। रूल्स और रेगुलेशन की एक बुक होती है, सारी की सारी चीज़ें लिखी गई होती है, रूल भी लिखे गए होते हैं, लोगों की राइट्स भी लिखे गए होते हैं, गवर्नमेंट की पावर भी लिखी गई होती है। ठीक है। बट सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे। नोट्स इसलिए तो बनाए हैं, और डोंट वरी मैं आपको बता दूंगा नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। बट पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं नोट्स की पीडीएफ भी डालूंगा। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने होंगे या कोई अपडेट वगैरह देना होगा, वो भी मैं वहीं पर आपको दूंगा। ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी 11 यानी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स, नीचे नाम दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप वो देख लेना, वही देख कर सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। आई होप आपको बताओ टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम जस्ट एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे ही टेलीग्राम है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद सर्च करोगे ना मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स, तो आप मेन पॉइंट स्टडी के आर्ट्स के 11th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.mainpointstudy.in। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री है एकदम। चलो, तो अब डेफिनेशन आ गई एग्जाम में, तो क्या लिखनी है देखो। अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट बेसिक प्रिंसिपल एंड द लॉ ऑफ द नेशन, स्टेट और द सोशल ग्रुप। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है या रिटर्न डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल लिखे गए होते हैं, कानून लिखे गए होते हैं, लॉ ऑफ द नेशन, स्टेट और द सोशल ग्रुप, दैट डिटरमाइन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की पावर भी बता रखी होती है, और साथ ही में लोगों के जो होते हैं सर्टेन राइट्स भी लिख रखे होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उन राइट्स की रक्षा भी करता है। ठीक है। लोगों के राइट्स की रक्षा भी करता है, यही एक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका यूटी हो गया, आपका प्री बोर्ड हो गया, आपका फाइनल हो गया, एक ना एक जगह ये वाला क्वेश्चन तो 101% आएगा। आप मेरे से एग्रीमेंट पे लिखवा के ले सकते हो। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के काम क्या है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। यहाँ से ये पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब में एक ही आंसर लिखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है। चलो, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे, और जिससे सारे की सारी सोसाइटी के लोग शांति से रह पाए। सर इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल दो, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो जैसे ट्रैफिक रूल है, मैं ट्रैफिक रूल मान रहा हूँ, आप ट्रैफिक रूल नहीं मान रहे, तो क्या कभी भी हमारे में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा? क्या हमारे में कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट बना रहेगा? द आंसर इज नो। मेरे को हमेशा डर लगा रहेगा कहीं आप ठोक के ना निकल जाओ। ग्रीन लाइन पे चल रहा हूँ मैं, फिर भी मेरे को ये डर लगा रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे में एक कोई बेसिक रूल नहीं है। आप अपना ट्रैफिक रूल मान रहे हो, मैं अपना ट्रैफिक रूल मान रहा हूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बेसिक रूल प्रोवाइड करता है जिसको सबको मानना होता है। और क्योंकि सब उस रूल को मानते हैं, इसलिए हम सब में कोऑर्डिनेशन बना रहता है ना, और ट्रस्ट बना रहता है एक दूसरे पे। और इसीलिए एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के लिए और ट्रस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को का होना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी ना, वो किसके पास होगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे नोटबंदी 2016 में हुई थी, है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी करेंसी है वो नई आई थी, नए 500 के और 2000 के नोट आए थे। तो ये किसने किया था? ये हमारे पीएम ने किया था। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? दानसरी जैसे ऐसा कर सकते हैं? कहाँ पर लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी करेंसी होती है ना, उनका जो भी डिसीजन होता है, उन पर कोई भी अगर रूल्स और रेगुलेशन बनाना होता है, तो उनका काम सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएम का होता है। ये लिखा हुआ है ना। आपको जैसे कि मैं बोलूँ कि जो हमारी जो भी गलत गलत लोग होते हैं, है ना, जो भी
टेररिस्ट वगैरह हो गए या चोर वगैरह हो गए, उनको पकड़ने का काम किनका होता है? हमारी आर्मी का होता है, हमारी पुलिस का होता है ना? कहाँ पर लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनके पास ये पावर है। क्या आप ऐसे किसी को भी बंदे को पकड़ के, चाहे वो गलत भी हो, उनको पकड़ के जेल में डाल सकते हो, 2-3 थप्पड़ लगा के गोली गोली मार सकते हो पैरों पे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मल सिटीजन को ये राइट नहीं दिया गया कि वो अपने पास रिवॉल्वर रखे। अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाता है कि ये बताओ भैया आपके पास रिवॉल्वर आई कैसे, है ना? अच्छा वाला टाटा का केस लगेगा आप पे। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो ना तो राजा रानी वाला सिस्टम बन जाएगा, और आपको पता है राजा तो फिर किसकी नहीं सुनता। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जो बेसिकली बहुत दूसरी कंट्रियाँ होती हैं जहाँ पर राजा रानी वाला सिस्टम है, वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। जो राजा बोल दे वही कॉन्स्टिट्यूशन है ना? तो राजा कभी भी किसी को भी पकड़ के गोलियां मरवा सकता है, जेल में डलवा सकता है, फांसी चढ़वा सकता है, कोई बोलने वाला नहीं होगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लीडर होता है ना, उनकी पावर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट लगा रखी है कि आप ये कर सकते हो और आप ये नहीं कर सकते। अगर कहीं पर राजा रानी वाला सिस्टम है तो वहाँ पर वो जो राजा है वो लोग को रोड पे खड़ा करके गोलियां मार सकता है, क्योंकि वो जो भी कहेगा वो हो जाएगा, है ना? बट क्या हमारे इंडिया का एग्जांपल लो, क्या हमारे इंडिया के पीएम या सीएम या कोई भी बंदा रोड पे मतलब लोगों को खड़ा करके ऐसे गोलियां मार सकता है? क्या हमारे पीएम ऐसा कर सकते हैं, सीएम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पावर के अंदर ये आता ही नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो कि हमारी गवर्नमेंट को किसी एक बंदे से दिक्कत है, वो कुछ मतलब दिक्कत है, मान लो वो गवर्नमेंट के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहा है, गवर्नमेंट ने उसको पकड़ के क्या फांसी पे चढ़ा सकती है? द आंसर इज नो। जब तक वो कुछ गलत नहीं करता, जब तक वो वायलेंस वगैरह को नहीं भड़काता, तब तक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो प्रोटेस्ट करना उसका राइट है। अगर वो वायलेंट नहीं है तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, है ना? तो ये बेसिकली लोगों के लिए गवर्नमेंट के जो भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट की पावर है उस पर लिमिट लगाता है। तो यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी टू क्रिएट द कंडीशन ऑफ द जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी यानी अच्छी सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण सोसाइटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है ताकि वो लोगों की एस्पिरेशन पूरी कर सके और एक अच्छी सोसाइटी बना सके। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब यह है कि मेरी क्या एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा है। तो मेरी क्या होप है, मेरी क्या आकांक्षा है? मैं ये चाहता हूँ, और हर इंडियन यही चाहता है कि उसके आसपास कोई चोरी डकैती ना हो, उसके आसपास बुरे लोग ना हो, उसके आसपास मर्डर ना हो, उसके आसपास ये सारी की सारी चीज़ें ना हो, टेररिस्ट अटैक ना हो। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को फुल्ली पावर देता है कि लोगों की एस्पिरेशन है कि वो खुश रहे और उनके साथ ये गलत गलत काम ना हो। तो आपके पास ये पावर है, आप कैसे भी करके उनको रोको। अगर आपको फोर्स यूज़ करना पड़े तो करो, बट लोगों के लिए अच्छी सोसाइटी क्रिएट करो कैसे ना कैसे करके। तो गवर्नमेंट जो है वही ये पावर पुलिस को देती है, और पुलिस फिर गलत लोगों को पकड़ के 2-3 गुद्दी में धरते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है ताकि वो लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाए और साथ ही में एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो आपका रिलीजन कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो आप, बट अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो और आपसे 3 वर्ड बोलता है ना, मैजिकल 3 वर्ड बोलता है, हु आर यू, तो आप उससे बोलोगे, पहला अपना नाम बेशक बता दो आप कि हाँ मेरा नाम ये है, बट एंड में चल के एक लाइन तो आप 100% बोलोगे कि आई एम इंडियन, क्योंकि ये आपकी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्या कोई अमेरिकन इंडिया में आके बोल सकता है कि मैं इंडियन हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है कि हम इंडियन हैं, हमको ये फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करी है, किसी दूसरे को नहीं। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी बंदा आके बोलता कोई भी दूसरी कंट्री से कि मैं आप इंडियन हूँ, आप रोक लेते उसको? नहीं, नहीं रोक पाते। बट क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपको सिटीजन बनना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो फिलफुल करना पड़ता है। आप यहाँ तो इंडिया में पैदा हुए हो तभी आप इंडियन कहलाओगे, या अब अगर आप कहीं दूसरी कंट्री से आ रहे हो तो आपको पहले सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी आप इंडियन कहलाओगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? हमारा क्राइटेरिया वगैरह कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये लिखा है फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। दिस मीन द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी
एंटिटी, यानी हमें कलेक्टिव एंटिटी की तरह दिखाता है, केम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। हम सारे के सारे एक साथ सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप आते हैं। इट इज बाय एग्रीइंग द बेसिक सेट ऑफ नॉर्म अबाउट हाउ वन शुड हाउ शुड बी द गवर्नमेंट एंड हु शुड बी द गवर्नमेंट दैट वन फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हम सारे के सारे साथ पता है कब आ पाते हैं, जब हम बेसिक रूल्स को माने, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल को माने। हम सारे के सारे एक चीज़ पे एग्री होने चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, ठीक है, और बेसिकली गवर्नमेंट कौन बनाएगा। ये सारी की सारी चीज़ों पे जब हम एग्री होंगे तभी हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी की मतलब सारे के सारे बेसिक रूल पे एग्री होंगे तभी हम साथ आ पाएंगे और हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी बन पाएगी जो कि इंडियन है। ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दूं क्या? दोबारा समझो। मेन मोटिव सिर्फ आपको नोट्स देना नहीं है, हर एक चीज़ क्लियर करना है, तो इसलिए टाइम लूंगा मैं। देखो सिंपल है कि बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हमको, और वो आइडेंटिटी है इंडियन की। ठीक है, हम इंडियन कब कहलाते हैं? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को माने। ठीक है, हम ये चीज़ माने कि गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, हम ये चीज़ माने कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, तभी हमें इंडियन कहलाने का हक हो पाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अगर किसी को सिटीजन बनना है, इंडिया का नागरिक बनना है, तो उसका क्राइटेरिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। क्लियर है ना? समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये हमारा चैनल है यार, एक और चैनल है हमारा मेन पॉइंट टैग करके। मेन पॉइंट स्टडी पे तो मैं पढ़ाता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, सैम्पल पेपर के पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता सर, अब 11th-12th में हो गया, कोचिंग वगैरह लेनी पड़ेगी हमको, है ना, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगता घर से पैसे मांगना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर से मतलब फाइनेंशियली मतलब इतना नहीं कर सकते, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं फैमिली मेम्बर, बट और कुछ ऐसे होते हैं जिनके फैमिली सपोर्ट भी कर देंगे तो उनको पैसे मांगने अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया मैंने। मैं बस कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ बच्चे, जिस दिन आप अपने 12th क्लास में कदम रखो ना, उस दिन आप मंथली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये तो अर्न कर रहे हो। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बोल रहा, ठीक है। 13-14 साल के लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, आप तो फिर भी 15 साल या 16 साल के हो गए हो अब। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब आप अपने 12th क्लास में कदम रखो, ज़्यादा नहीं, आप 3-3, 4-4 या 5-5 हज़ार रुपये अर्न कर पा रहे हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेन पॉइंट टैग पे जाओ, जो जो वीडियो बना रखी है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या वेबसाइट कैसे बना सकते हो, मैंने ये भी बताया है, वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हो, मूवी देख कर अर्न कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो कॉपी करके अपलोड करके अर्न कैसे कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के उससे अर्न कैसे कर सकते हो, नोट से अर्न कैसे कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, विदाउट फेस और विदाउट ऑडियो यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें बताइए इस चैनल पे, ठीक है। और अभी एक और वीडियो आने वाली है यूट्यूब एसईओ के बारे में, वो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी हमारे चैनल है, जैसे मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, गेमिंग से रिलेटेड चैनल है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल हो गया, है ना। तो इन सब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर लीडिंग टू एन इफेक्टिव और अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन 3 वजहों से कहा जाता है। अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें, जो तीनों पॉइंट दिख रही है ना आपको, मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन और द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें किसी कॉन्स्टिट्यूशन में होती है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब मैं पहले आपको पॉइंट बताऊंगा, फिर आप मेरे को बताना कि या ये पॉइंट इंडिया में फॉलो होते हैं, क्या हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, वो बताना। देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है इन 3 पॉइंट की वजह से, क्योंकि चलो मैं बता ही देता हूँ, ये तीनों पॉइंट फॉलो होते हैं बेसिकली इंडिया में। अब समझाता हूँ। पहला है मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन। मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। देखो सिंपल सीधी बात आपको बताऊँ ना, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा बड़ी जंग लड़ने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद बनाया गया हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से इसके लिए, आज़ादी के लिए, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका, इन 3 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मानता, जो एक तरह से डिफंक्ट है। डिफंक्ट मतलब कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि या तो वो किसी मिलिट्री लीडर ने बनाए हैं, ठीक है, या वो किसी ऐसे बंदे ने बनाया जो कि पॉपुलर नहीं था, जो लोगों को साथ में लेकर नहीं चल सकता था।
बट अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन 3 कंट्री का माना जाता है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये आज़ादी की जंग लड़ने के बाद बने हैं, और दूसरी बात यह है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे साउथ अफ्रीका का हो गया हो, इंडिया का हो गया हो या यूनाइटेड स्टेट का हो गया हो, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन उन लीडर्स ने बनाए हैं, उन लीडर्स ने बनाए हैं जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिनको पूजते थे, लिटरली पूजते थे लोग, और लोग उनकी बात मानते थे, जिनके पास पावर थी कि वो साथ में लोगों को लेकर चल सके। मैं एग्जांपल इंडिया का देता हूँ। इंडिया में अगर आप देखो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, यही सारे के सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, है ना। तो इनको जो है वो लोग पूछते थे, इन पर विश्वास करते थे पूरा, और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ बुक को बनाना नहीं होता, रूल बुक को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई भी बना देगा, मैं बना दूँ रूल बुक, बट जब तक लोगों का मेरे पे विश्वास नहीं होगा कि हाँ जो भी ये बंदा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और ये जो चीज़ है लोगों को साथ लेकर चलने की, वो हमारे इंडियन लीडर में थी, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए काम करे, सारी कम्युनिटी के लिए काम करे, और सब लोगों को अपने साथ में लेकर चले। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेट्स जो हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना के अंदर मान लो कोई पर्टिकुलर लोग हैं, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए है, बाकी लोगों को राइट्स नहीं है। क्या वो बाकी लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहला पाएगा? चाइना का? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कहला पाएगा? क्योंकि बाकी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बाकी लोगों को क्या नहीं दे रहा? रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बाकी लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दे रहा। परंतु इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर माइनॉरिटी को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट्स टू दी माइनॉरिटी, सो आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव रीजन टू माइनॉरिटी टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कंट्री के अंदर चाहे किसी की पॉपुलेशन 5000 हो, जैसे कि आपको पता है हमारी जो पारसी कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट फिर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। हमारे क्या, उनका भी है, सब जो है सारी कम्युनिटी हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट दिए गए, चाहे वो हिंदी बोले, मलयालम बोले, उर्दू बोले, कन्नड़ बोले, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो भारत के अंदर, सबको इक्वल राइट दिए गए, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई से भी धर्म का हो, है ना। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। आपको ये लाइन लिखनी है, द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर ऑल दी मेंबर, जो सबके लिए काम करे, ऑफ द सोसाइटी, एंड कैरी एवरी सेक्शन अलॉन्ग विद इट, जो अपने सबको साथ में लेके चले, उसको सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो सबको इक्वल राइट देता है। तीसरा पॉइंट है कि जी बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब होता है एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है जब पावर को इक्वली डिवाइड किया गया हो। ऐसे ना हो कि पावर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में दी गई हो, है ना। अगर जैसे कि राजा रानी वाले सिस्टम में क्या होता है कि एक ही बंदे को सारी पावर दे दी जाती है, तो वहाँ पर कुछ सक्सेसफुल नहीं है। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पावर को इक्वली बांटा गया है। हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर को बांटा गया है, जैसे कि लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वैसे मैं बता देता हूँ, लॉ मेकिंग करते हैं, लेजिस्लेचर में मंत्री वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव में आईपीएस, आईएएस, ठीक है, और कौन हो गए अपने प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, जुडिशरी में जज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इनमें इक्वल पावर बांटी गई है, और अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करता है, दूसरा उसको रोक देता है, फिर दूसरा और तीसरा रोक देता है। अगर ये कोई गलत काम करेगा तो ये वाले और ये वाले रोक देंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता अपने फ़ायदे के लिए। क्यों? क्योंकि पावर इक्वली बांटी गई है। अगर एक इंस्टीट्यूशन चेंज करने की कोशिश करेगा तो बाकी दो इंस्टीट्यूशन इसे रोक देंगे। और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हमारी इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से काम करती है, अच्छे से काम करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से, ठीक है। अगर कहीं इलेक्शन में धोखाधड़ी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगी, वो किसी मंत्री की नहीं सुनती, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है और वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है।
चलो, और देखो लास्ट में एक बात भी लिखी हुई है, द इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही इसे ही बैलेंस एंड चेक मेथड कहते हैं। ये आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने ये बताया था कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है ना, ये एक दूसरे पर चेक रखती रहती है। अगर एक कोई गलत काम करे तो फिर ये बाकी दोनों उनको रोक देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अगला टॉपिक है जी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया, तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। किसी वजह से बता रहा हूँ, ये बात आगे आएगी, सुनना मेरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ये पहली बार मीटिंग हुई ना, तो उस समय 389 मेंबर थे। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना ये बात? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसकी मीटिंग पहले फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसमें टोटल 389 मेंबर थे, चुने गए थे 389 मेंबर, और वो इलेक्ट किए गए थे अनडिवाइडेड इंडिया से। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिवाइडेड इंडिया? यानी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के में जो मेंबर चुने गए थे वो अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, पर आप देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1946 में बनना शुरू हुआ था। यानी उस टाइम तो पाकिस्तान भी हमारे इंडिया के अंदर था, तो बहुत सारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो पाकिस्तान में से भी थे। ठीक है, तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हम ये सोच रहे थे कि जो अखंड भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने पाकिस्तान बना लिया और टुकड़े कर दिए भारत के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इट्स मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली। मैं आप अच्छा ये सुनना, दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग है ना प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली। ध्यान से सुनना, 1935 के अंदर एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली को चुना गया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को चुना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर को कैसे चुना गया, तो आपको बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर है उनको इनडायरेक्टली चुना। किन्होंने चुना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग है ना प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उनमें से 389 लोगों को चुना गया। अब थोड़ा सा सुनना, अब और डीप में समझाता हूँ। प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के ना इलेक्शन, मतलब एक एक्ट आया था 1935 में, जिसमें प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में बात ही बोली गई थी कि लोगों को कैसे चुना जाएगा, है ना। तो प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली में मान लो, लेट्स अज्यूम, एग्जांपल दे रहा हूँ, 15,000 लोग चुने गए थे ना, तो उन 15,000 लोगों में से इन 15,000 लोगों ने वोटिंग करी और फिर 389 लोगों को चुना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15,000 फिक्स नंबर नहीं पता मेरे को, और ना ही आपकी बुक में बता रखा है। ठीक है, और मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अच्छे से समझाया। तो लेट्स अज्यूम कि प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के अकॉर्डिंग 15,000 लोग चुने गए थे, और उसमें से ये 389 चुने गए थे। यानी क्या पता चला, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे कि आप डायरेक्टली वोट देते हो अपने एमएलए को, वोट देते हो, कौन जीतता है? आपका एमएलए। मतलब जिनको भी वोट देते हो, मान लो जिसको आपकी एरिया के अंदर ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, आपने चुना उस टाइम, जिन लोगों ने, आप नॉर्मल लोगों ने वोट देके प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के लोगों को चुना, इनको चुना, फिर इन्होंने आपस में वोटिंग करके इनको चुना, तो यानी इनडायरेक्ट हो गया ये। ठीक है, ओके जी। और बेसिकली इन लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से चुना गया था जिस तरीके से प्लान बनाया था ब्रिटिश कमीशन ने, जिसका नाम था जी कैबिनेट मिशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक कैबिनेट मिशन हुआ करती थी, उसने ही प्लान बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनना चाहिए। बेसिकली है ना, ब्रिटिशर ने अपने फ़ायदे के लिए बनाना चाहता कॉन्स्टिट्यूशन। वो पता है क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि हम इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे तो फिर ये हमारी गुलामी करेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो हम अपने फ़ायदे के लिए बना रहे थे ना। तो इसलिए बट हाँ, आप कह सकते हो कि जो अनुमति है ये बिल्कुल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल उसी प्लान से बना जिस प्लान से कैबिनेट मिशन ने बोला था कि ऐसे ऐसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग। और ये जो थी वो ब्रिटिश की कैबिनेट थी। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश कैबिनेट जो थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी किया था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्लान के तहत जो है वो बनाया गया था, तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली एक लाइन जो है उसको फॉलो किया था, और वो लाइन जो है वो सजेस्ट करी थी कमिटी ने
ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी ने, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई थी कि 10 लाख में से एक लोगों को चुनना है, मतलब हर बंदा, जो 389 लोग चुने गए हैं ना टोटल, उनमें से हर एक बंदा कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये तो कॉमन सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है कि सीटें अलॉटेड प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशो ऑफ 1:10 लाख। ठीक है, मतलब 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था। ये तो सिर्फ बताया गया है कि बेसिकली ये बोला गया था हमारे कैबिनेट मिशन में कि जिन भी लोगों को चुने, जिन भी लोगों को आप चुन रहे हो, वो कम से कम एक बंदा 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो। डन है ना, क्लियर हो गया। चलो, अब है ना, अब देखो मैंने टोटल कितने बंदे बोले थे, 389 बंदे बोले थे, है ना। अब बताता हूँ मैं आपको, 389 जो थे उसमें से जो 292 बंदे थे, वो 292 मेंबर थे, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। तो 389 मेंबर में से जो 292 हमारे मेंबर्स थे ना, वो हमारे ब्रिटिश इंडिया से चुने गए थे। देखो, लोगों को यही नहीं पता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूरे भारत पे अंग्रेजों का रूल था। ऐसा नहीं था, पूरे भारत पे अंग्रेजों का रूल नहीं था। हमारे भारत के, हाँ, बहुत बड़े हिस्से पे अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटिश का रूल था। ठीक है, बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसा एरिया था जहाँ पर देसी रजवाड़े थे, या मैं बोलूँ इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट यानी जहाँ पर राजा रानी वाला सिस्टम था। आपको पता है ना, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले राजा रानी वाला सिस्टम था, तो वही सिस्टम जो था वो फॉलो हुआ करता था। तो वहाँ पर राजा रानी के रूल के अंडर भी बहुत सारे एरिया आता था। और बाकी एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। अब देखो, ब्रिटिश इंडिया में से चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब वो इलाके जो थोड़े इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, जिसको ब्रिटिश ने थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस या थोड़ी बहुत पावर वगैरह दे रखी थी अपने आप में। ओके, चलो, तो ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर चुने गए थे, 292 मेंबर चुने गए थे, सबसे ज़्यादा। प्रिंसली स्टेट में से चुने गए थे, राजा रानी वाले एरिया में से 93 लोग चुने गए थे, मेंबर चुने गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चीफ कमिश्नर प्रोविंस में से 4 मेंबर चुने गए थे, एक दिल्ली से चुना गया था, एक अजमेर से, एक कुर्ग से, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। बलूचिस्तान आपको पता है ना कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है आज आपका बलूचिस्तान। ठीक है, तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग बताना मेरे को कहाँ पर है। ठीक है, आपने अगर क्लास 11 की इंग्लिश में चैप्टर में था एक कुर्ग, तो आप मेरे को कुर्ग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि कुर्ग कहाँ पर है। और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान में, आपको बता चुका हूँ। तो इनमें से 4 मेंबर चुने गए थे। ऑल दो ये जो है ये आपके बुक के अंदर नहीं लिखा, बट मैंने आपको बता दिया। ओके, तो टोटल काउंट कर लेना, 292 + 93, और ये 4 हो गए, 389 हो गए। ओके ओके जी। द सीट इन द ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 मेन कम्युनिटीज। बेसिकली जो सीटें थी ये 389 अलग अलग कम्युनिटी को दी गई थी। जैसे बहुत सारे मुस्लिम भी थे, बहुत सारे सिख भी थे, और जनरल पॉपुलेशन के मतलब 3, एक तो मुस्लिम हो गए, एक सिख हो गए, और एक नॉर्मल जो बाकी जनरल पॉपुलेशन थी ना, उनमें से ही चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर। ठीक है, मेंबर ऑफ द ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल legislature assembly elected their own representative by the method of proportional representation with the single transferable vote। अच्छा, ओके, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। जितना सिंपल रखूँगा उतना ही अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो, सिंपल बता रखा है कि हमारे जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको चुना गया था, इनडायरेक्ट चुना गया था। ठीक है, किस प्लान के अकॉर्डिंग चुना गया था, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग चुना गया था, और किस बेसिस पे चुना गया था, जो प्रोविजनल, जो हमारे लेजिस्लेचर असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो था, उन्हीं के लोगों के अंदर से 389 लोगों को चुना गया था इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, और किस मेथड का यूज़ किया गया था, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में है ना, आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे जब हम इलेक्शन का पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे कुछ कुछ एरिया में होता है ना, जैसे मैं समझा देता हूँ। एक तो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि आपको अगर 50% वोट मिले तो आप जीत गए। बट प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है कि मान लो 100 लोग रहते हैं वहाँ पर, 100 में से 70 ने किसी को वोट दिया, 30 ने किसी को वोट दिया, तो अगर बंदे चुने जाएंगे ना, तो 10 बंदे मान लो चुने जा रहे हैं, तो 10 में से 7 बंदे इस पार्टी में से चुने जाएंगे, और बी पार्टी में से 3 बंदे चुने जाएंगे। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके बारे में देखो डीप में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में ही समझा दूंगा, क्योंकि नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलो, और बाकी नेक्स्ट वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है
आई होप आपको समझ आ गया। इस वाले पॉइंट के लिए टेंशन मत लेना, आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले यही वाला पॉइंट समझाऊंगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। कम से कम मेरे को 10-15 मिनट चाहिए इसको समझाने के लिए, अच्छे से डीप में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ द सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। इसका मतलब है जब ये 93 मेंबर चुने गए थे प्रिंसली स्टेट में से, तो इसमें क्या था, कंसल्टेशन ली गई थी राजा रानियों की, ठीक है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के या जो लीडर गए थे ना इनके पास, प्रिंसली स्टेट के पास, कि भैया आपके इलाके में से भी 93 मेंबर चुनने हैं, तो प्रिंसली स्टेट से जो इनके राजा रानी थे उनसे पूछा गया था कि आप बता दो कि कैसे चुना जाए, कैसे चुनना चाहिए हमको, तो इनसे भी कंसल्ट किया गया था, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या कंपोजिशन था। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। और फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया था, जिनका नाम था सचिदानंद सिन्हा। नोट कर लो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी। बेसिकली हर 2 दिन बाद भी मीटिंग होती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो 11 तारीख को हुई थी। ऐसा नहीं कि हमेशा 2 दिन बाद होती थी, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादातर 2 दिन बाद होती थी। तो दूसरी मीटिंग 11 तारीख को हुई थी, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट को चुना गया था। ये जो थे हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा, बट उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें परमानेंट हमारे चुन लिया गया लीडर को, प्रेसिडेंट को चुन लिया गया, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये इंडिया के पहले, आपको पता है, प्रेसिडेंट भी बने थे, पता है ना बात आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि थर्ड मीटिंग जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ओके, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ना कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे, बेसिकली आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, चैप्टर, इसी चैप्टर के आगे आपको एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला टॉपिक मिल जाएगा। और वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सुनाए थे, और उसको फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किया गया था, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बात बताई कि जब हमारी मतलब जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें कितने मेंबर थे, 389। पर है ना, अगले साल ये मेंबर जो है वो 299 रह गए। अब आप बोलोगे सर अगले साल ऐसा क्या हुआ, तो देखो 1946 लिखा है, अगले साल क्या हुआ था, 1947 में भारत का हुआ था पार्टीशन, भारत के टुकड़े किए थे पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान बना था भारत से और टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान, मतलब भारत के, और एक अलग देश जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था पाकिस्तान नाम का, ठीक है। और उसकी हालत आज आप जानते ही हो कि बिल्कुल ही हो रखी है, गंदी सी। चलो बाकी एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, अब हुआ क्या देखो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली भारत का पार्टीशन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, या आप 14 अगस्त भी बोल सकते हो, 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया था। बट एक्चुअल में ये बात है ना पहले ही पता चल गई थी कि पाकिस्तान इंडिया से अलग होने वाला है, पाकिस्तान अलग देश बनने वाला है। कब पता चल गई थी हमें बात, पहले पता चल गई थी। और 3 जून को, बेसिकली पार्टीशन होने से 2 महीने पहले ही 3 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन लीडर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से निकाल दिया गया जो कि पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। उनको बोल दिया गया आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टीशन करवा लिया आपने, देश तोड़वा दिया, अब आप अपने देश का जो भी बचा कुचा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हमारे पास मत आओ। तो उनको घर भेज दिया, जो कि सही किया, पता नहीं क्या करके जाते अगर उनको इंक्लूड कर लेते तो, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ओके। तो घटकर है ना 299 लोग रह गए, मतलब ऑलमोस्ट 90 लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे, उनको घर भेज दिया, ओके। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के रेडी हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया एकदम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, ध्यान से मेरी बात सुन लेना ये वाली बच्चे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, तो आपको लिखना है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हुआ, ओके। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, तो आपको लिखना है 26 नवंबर 1950, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी, इसमें 26 जनवरी लिखना है, बेसिकली ये 24 जनवरी है, ठीक है, 24 जनवरी होगा ये। वैसे ज़्यादातर बुक के अंदर ये
चलो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग बुक में डेटा अलग अलग दे रखा है, बट आप अगर चेक करके मेरे को बताना कि ये वाला डेटा क्या है। तो देखो आपको ये तो पता चल गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। ओके, और उसके बाद है ना बिल्कुल 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से 2 दिन पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर हुए थे। सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे ना, सबको बुलाया गया था सिग्नेचर करने के लिए, और उसमें जो थे वो 15 मेंबर एबसेंट थे 299 में से, सिर्फ 284 लोगों ने साइन किए थे। मंत्री लोगों की थोड़ी खूबी होती है एबसेंट रहना, है ना, तो इम्पोर्टेंट काम में एबसेंट थे वो। और बट उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कब हुए थे, आपको लिखना है 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, आपको लिखना है 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, तो आपको लिखना है 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। बिल्कुल गलती नहीं करनी, ठीक है बच्चे। चलो अब बाकी ये पॉइंट लिखी हुई है कि हर रिलीजन के बंदे को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 28 सीट थी, 28 मेंबर या 28 सीट जो थी वो हमारे शेड्यूल कास्ट की थी, है ना। हमारे अगर पार्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो ज़्यादातर जो लोग थे 82% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे ना, वो कांग्रेस पार्टी से थे। और कांग्रेस पार्टी खुद में एक बहुत डाइवर्स पार्टी थी, अलग अलग लोग जो थे, अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के अंदर थे। तो मतलब बहुत अच्छे से क्या हो रहा था, अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग आइडियोलॉजी का हम क्या कह सकते हो, नॉलेज ले पा रहे थे, और उन सबों ने मिलकर साथ में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब ये वाला जो चैप्टर है हमारा 50% क्लियर हो चुका है, बाकी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, क्योंकि मेरा काम भी है डीप में समझाना। अब पहले तो मेरे लिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताना, इस पे आ जाते हैं, बिना देखे बताना, बैक नहीं होना चाहिए कि चीटिंग कर लो आप। ये बताना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब फोर्स में आया, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो साइन है 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने सिग्नेचर किए, वो बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा 2 और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, उनके नाम बताना, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पहले मैं आपका क्वेश्चन रिप्लाई करूंगा सेकंड पार्ट में, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू वगैरह करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। और साथ ही में एक डाउट सेशन भी ले लूंगा, लाइव डाउट सेशन लूंगा, जहां पर सारे के सारे आपके डाउट वगैरह को मैं अच्छे से टैकल करूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो अच्छे से आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी चैप्टर मैंने अपलोड करे होंगे सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, क्लिक करोगे पोल साइंस के सारे चैप्टर, हिस्ट्री के सारे चैप्टर, है ना, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.mainpointstudy.in, इस पे जा सकते हो, फ्री नोट्स हैं, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और ये जो यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा भी मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोलवल का जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका वेट कर रहे हो यार, ये जो रेड वाला बटन है ना नीचे, उसको ग्रे करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।